सम्माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मेरे दोनों साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मुरलीधर महल जी, जो सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री आशीष कुमार भूतानी जी, भारत सरकार के सहकारिता सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव महोदय श्री नरेश पाल गंगवार जी, पशुपालन और डेयरी विभाग के भारत सरकार के सचिव, और आज सहकारिता के इस महाकुंभ में यहां पधारे हुए पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया है। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्तापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है, परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और असम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका साल बहुत धाम धूम के साथ गांव दहलीज गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। वो स्थापना, उसका उद्देश्य भी ये था कि भारतीय विचारों के आधार पर भारत चले, भारत की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध से महकी हुई होनी चाहिए, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और आज यही नीति पर नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 साल समाप्त हो रहे हैं, हम 6ठे साल में प्रवेश कर रहे हैं। उस वक्त सहकारिता मंत्रालय के 5 साल का हिसाब किताब भी देना चाहिए और आगे का रोड मैप भी हमने सुनिश्चित करना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय जब स्थापना हुई तब सबसे बड़ा विवाद और विरोध उठा था कि हमारे संविधान में सहकारिता राज्य का विषय है और केंद्र सहकारिता मंत्रालय स्थापना कर राज्यों के काम में दखल करेगी क्या करोगे आप सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर। मैं आज उनको इस मंच से जवाब देना चाहता हूं, 5 साल हो गए, विरोधी दल के राज्यों ने भी कभी केंद्र की सहकारिता के दखल में कोई फरियाद नहीं की है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सहकार को समझते हैं वो समझते हैं कि सहकारिता में दखल का सवाल ही नहीं आता। सबको साथ लेकर चलना, सबके सहयोग से चलना, सबकी शक्तियों का प्लस 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 करते जाना, वो ही सहकारिता है। और आज सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों के काम में दखल के लिए नहीं है, राज्यों के काम में मदद करने के लिए है, नीति निर्माण के लिए है और उनके उत्कर्ष के लिए है। और ऐसे कई सारे काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिए जिन्होंने कांग्रेसी मानसिकता वाले सारे लोगों के अनुमानों को गलत कर दिया। हमने इस 5 साल में समस्याओं की पहचान की है, संभावनाओं का तराश कर उसको जगाकर परिपूर्ति की ओर ले जाने की नीतियां बनाई है और भविष्यमुखी नीतियों को भी राज्यों को देने का काम किया है। मित्रों, ये 5 साल सहकारिता का मंत्रालय के, जब भी सहकारिता आंदोलन का भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से स्वर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। आज कई सारे इनिशिएटिव, कई सारी पहले शुरू हुई हैं। ये सारे इनिशिएटिव लगभग 2-2.5 साल से पाइपलाइन में थे। पैक्स से लेकर एपेक्स तक, राज्य सरकारों से लेकर जिला के सहकारी संघों तक, सब जगह
एक व्यापक कंसल्टेशन कर कर हमने सारे इनिशिएटिव को आज परिणाम में परिवर्तित किया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मगर आज इस मंच से देश की जनता को निश्चित ये बात कहना चाहता हूं कि एनडीए की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जब भी हमें शासन मिला हमने इस देश के दबे कुचले पिछड़े ग्रामीण विकास और कृषि विभाग से जुड़े हुए सारे चीजों को बल देने का काम किया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने जनजातीय मंत्रालय, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय की शुरुआत की। 19 में मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की। इसके कारण जल का प्रबंधन समग्रता से, जो किसान के लिए प्राणवायु होता है, वो समग्रता के लिए से एक मंत्रालय के तहत लाने का काम किया। उसी वर्ष मत्स्य पालन मंत्रालय हुआ, उसी वर्ष पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अलग से बना गया और 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाकर मोदी जी ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करने का काम किया। 62 साल तक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही एक जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर सहकारिता का काम चलता था। आज फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय सभी राज्यों को और 8,30,000 सहकारी समितियों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, 5 वर्ष में हमने कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है और इससे अधिक हमारी सहकारी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक सक्षम प्रतिस्पर्धा में खड़ी रहने वाली एक सहकारी समिति में बदलने का काम किया है। पहले सहकारिता प्राथमिक क्षेत्र तक उत्पाद लिमिटेड थी। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। और बहुत वर्षों के बाद सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से आज की 3 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारिता समिति मिलाकर कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। और आज यहां से मैं देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, जैसे इफको, क्रिप्को, अमूल, हमारा एनडीडीबी, इस सहकारिता आंदोलन की पहचान बना है। न केवल भारत, विश्व भर में पहचान बना है। उसी तरह से हमारे 9 इनिशिएटिव 10 साल के बाद अपने अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बनेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और ये इसका रोड मैप भी हमने बनाकर रख दिया है। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 नए इनिशिएटिव, 5 इनिशिएटिव में 5 स्तंभों में हमने जो काम किया है उसको मैं बताना चाहता हूं। पहला काम संस्थागत सुधार, सुशासन और पारदर्शिता की मजबूत नींव डालने का काम किया। हमने इसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारिता का डेटाबेस किया है। आज मेरे टेबल पर एक कंप्यूटर उपलब्ध है
जिसमें एक राज्य डालने से कितने प्रकार की सहकारिता समिति ये राज्य में उपलब्ध है वो डेटा आता है। फिर एक जिला डालते हैं तो वो जिलों की आती है, फिर एक तहसील डालते हैं तो वो तहसील की आती है, और एक गांव डालते हैं तो वो गांव की भी सारी सहकारिता समिति देश के सहकार मंत्री के टेबल पर दिखाई पड़ती है। मैं एक बहुत बड़े सहकारिता के आगेवान से बात करता था। उन्होंने कहा, अमित भाई ये डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, इससे प्राप्त क्या होगा, हासिल क्या होगा? मैंने उनको समझाया कि आप बहुत बड़े सहकारी नेता है, सहकारिता आंदोलन को अगर विकसित करना है तो हमें वैक्यूम ढूंढना पड़ेगा, कहां नहीं है वो ढूंढना पड़ेगा। आज हर राज्य के रजिस्ट्रार सहकारी के साथ कौन सा गांव खाली है, कौन से गांव में पैक्स नहीं है, कौन से गांव में डेयरी नहीं है, कहां अर्बन हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये सारी चीजें चिन्हित है। इसके आधार पर ही सहकारिता आगे बढ़ेगी। और मित्रों, ये रोड मैप आने वाले दिनों में सहकारिता के विस्तार के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। 30 क्षेत्रों की 8,58,000 सहकारी समितियां और 32 करोड़ सदस्य एक साथ एक डेटाबेस के अंदर आज उपलब्ध है, और इसमें सभी कोऑपरेटिव्स का ऑडिट का स्टेटस, सभी कोऑपरेटिव का टर्नओवर और एबीसी ग्रेडेशन भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार सोसाइटियों को अपग्रेड करने का काम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और राज्य के डेयरी के संघ ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली डेयरियां और पैक्स को अपग्रेड करने का काम कर सकते हैं, और जहां वैक्यूम है वो वैक्यूम को भरने का भी काम कर सकते हैं। इसी साल हमने रैंकिंग फ्रेमवर्क का भी प्रारंभ किया है, जो सबसे 5 हर क्षेत्र की सबसे 5 अच्छी काम करने वाली सहकारिता समिति को उजागर भी करेगी और उसको रैंकिंग देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। हमने बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में 50 महत्वपूर्ण संशोधन कर पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लोकाभिमुख करने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता था, सहकारिता में सातत्य का अभाव। तो हमने सहकारिता के सफल मॉडलों का अभ्यास किया। क्यों इफको सफल हुई, क्यों क्रिप्को सफल हुई, अमूल क्यों सफल हुई, हर राज्य के डेयरी संघ क्यों सफल हुए, एनडीडीबी क्यों अच्छा काम कर रही है। उसमें नेतृत्व तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन तो सहकारी नेता थे, मगर वहां गवर्नेंस को प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड से बिल्कुल अलग कर रख दिया था। वही मॉडल को अपनाने के लिए हमने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहां से हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल बाहर आएंगे, चाहे बैंक है, चाहे डेयरी है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे पैक्स है, और वो प्रोफेशनल सीधा वहां पर नियुक्ति पाएंगे और धीरे धीरे पैक्स से लेकर एपेक्स तक प्रोफेशनलिज्म को हम इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और इससे अपॉइंटमेंट्स में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। भाई, इसके लिए आप सभी लोग ताली बजाओ जरा, क्योंकि इसमें आपका सहयोग चाहिए। अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही सहकारी क्षेत्र पर का भरोसा हमें प्राप्त होगा, जनता का भरोसा प्राप्त होगा। पैक्स के सुदृढ़ीकरण का दूसरा कदम उठाया। पैक्स एक जमाने में बहुत सारे काम करती थी, धीरे धीरे कर पैक्स सिर्फ निश्चित ब्याज दर से पैसा लेना और निश्चित ब्याज दर से पैसा देना, एक सीमित गतिविधियों में एंगेज हो गए। इसके कारण मुनाफा सकरा होता गया। हमने पैक्स के बायलॉज बनाए, मॉडल बायलॉज, और आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है। बंगाल समेत
पूरे देश ने बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। कहीं पर कोई शासन की व्यवस्था कोऑपरेटिव के कंसेप्ट को विकृत करती हुई नहीं देखी है। आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया। आज 55,000 पैक्स सीएससी पर 300 से अधिक सेवाएं देकर गांव के लोगों का एक गतिविधि का केंद्र बने। वहां से रेल की टिकट बुक होती है, वहां से 7 बार का आपको दाखिला भी मिलता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। अगर आपका कोई भी प्रधानमंत्री जी की योजना के आप दावेदार हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसका पेमेंट भी आपको वहीं से मिल सकता है। हर प्रकार की 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार की 20 अलग अलग गतिविधियों को नए उपबंधों के माध्यम से हमने पैक्स को जोड़ा। भारत सरकार ने 3,000 करोड़ खर्च कर पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया है। और मित्रों, मुझे आनंद है कि आज 50,000 पैक्स यही कार्यक्रम में ई पैक्स के रूप में घोषित हो गए हैं, जिनका पूरा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैक्स मैंने भी देखे, मैं पैक्स का चेयरमैन भी रहा हूं। इतने सारे दस्तावेज होते थे अकाउंट के, ऑडिट वाला तो 2 दिन में इसका ऑडिट ही नहीं कर पाता था। आज ई पैक्स होने के कारण ई ऑडिट का कंसेप्ट भी जमीन पर उतरने का हमने संभव कर दिया है और जो अलर्ट जनरेट होंगे वो पैक्स की मीटिंग में भी रखे जाएंगे, जिसके कारण पैक्स का पूरा व्यवहार होगा। तीसरा काम हमने किया है सहकारी क्षेत्र में क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने का। सहकारी बैंकों का आधुनिक बैंकिंग सेवाओं में बदला, डिजिटल भुगतान चालू किया, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की, ई केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया और डिजी लोन जैसी व्यवस्थाओं के साथ धीरे धीरे शहन सारे हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं। और मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ही डेटा देना चाहता हूं। हमारा कुल व्यवसाय 19.6 लाख करोड़ था, वो आज 27 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज गुजरात के एक प्रयोग की भी मैं बात करता हूं। सहकारिता में सहकार, हर सहकारी समिति का अकाउंट सहकारी बैंक में खोला जाए। आपको आश्चर्य लगेगा, अकेले गुजरात में डेयरी, एपीएमसी, पैक्स और हर प्रकार की सहकारी समिति का अकाउंट हम सहकारी बैंक में खोलने के कारण सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों की डिपॉजिटों में 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 19,000 करोड़। इन्होंने ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों को मुनाफे में बदलने का काम किया है। और मैं आज यूबीसी की बात करूं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो नेट प्रॉफिट लगभग 2 गुना हो चुका है यही 5 साल में। ग्रॉस एनपीए 12.8% से घटकर 6.2% पर लाए हैं और नेट एनपीए 6% से घटकर 0.7% पर हम लाने में सफलता की। और इससे जनता का भरोसा बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सारी चीजें हम आगे बढ़ाते हैं तब विश्वास बढ़ता। और एनसीडीसी ये ऋण प्रवाहिता बढ़ाने का एक आत्मा बनकर रही है। जब सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ तब एनसीडीसी 33,000 करोड़ का ऋण वितरित करती थी
और आज मुझे आनंद है कि हमने 1,25,000 करोड़ रुपया को पारित कर दिया है। इसका मतलब है 70,000 करोड़ रुपया नया एनसीडीसी ने सहकारिता क्षेत्र में डाला है और एनसीडीसी का भी नेट एनपीए बहुत कम हो गया है, नेग्लिजेबल हो गया है। ये देश की जनता को और विशेष कर सहकारिता की आलोचना करने वाले लोगों को ये जवाब है कि छोटे छोटे लोग इकट्ठा होकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमने कर दिखाया है और मुझे विश्वास है देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब समृद्ध भारत की एक मजबूत नींव हमारा सहकारिता आंदोलन होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने सहकारिता के मार्केट लिंकेज को भी किया, एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और बीज के लिए 3 नई सहकारी समिति बनाई। आज डेयरी में सर्कुलर इकोनॉमी को 100% जमीन पर उतारने के लिए 3 और सहकारी समिति बन चुकी है। नमक के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और किसान का उत्पाद गांव से मंडी तक पहुंचता था, आज सहकारिता के माध्यम से किसान का उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और मैं भारत बीज की बात करना चाहता हूं मित्रों। भारत बीज, मेरी बात ध्यान से याद भी रखना, घर जाकर डायरी लिखते हैं तो लिख भी देना। हमारी जो बीज के उत्पादन की कोऑपरेटिव हमने जो बनाई है वो 3 साल के बाद भारत की गैर सरकारी सबसे बड़ी बीज उत्पादन कंपनी बन जाएगी। ये आप देख करेंगे। शुद्ध बीज, मिलावट बगैर का बीज, ज्यादा उत्पादन कर पाए ऐसा बीज और भारतीय बीजों के संरक्षण की व्यवस्था, ये तीनों हमने इसमें की है। देखते 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 केले और आलू के सारे किसानों को आधुनिक तकनीक से बने हुए बीज पहुंचाने के लिए हमारी कोऑपरेटिव हर राज्य के अंदर एक नया यूनिट चालू करेगी, जिससे टिश्यू कल्चर पौधे और आलू की ज्यादा पैदावार होने वाली और एक समान आलू का उत्पादन करने वाली बीज की नस्ल हमारे किसानों को उपलब्ध होगी, जिससे विश्व भर का चिप्स का कारोबार हम भारत में ला पाएंगे। गुजरात में इसकी बहुत अच्छी शुरुआत बनास डेयरी ने करी है और वही मॉडल को हर राज्य में पहुंचाकर केले, पपीते और आलू के बीजों को, टिश्यू कल्चर और नई टेक्निक के बीजों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं NCOL की भी बात करना चाहता हूं। आज बहुत जरूरत है कि ऑर्गेनिक उत्पाद बढ़ाए जाएं। हमारी भूमि का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे 140 करोड़ की आबादी और विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी करने की जिम्मेदारी भारत के किसान की। ऑर्गेनिक उत्पाद को देश का किसान बढ़ाएं। और ये गलतफहमी है कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को बंद करने से आने वाले दिनों में सिद्ध हो गया है, 5 साल में सिद्ध हो गया है कि उत्पादन कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है और भूमि का भी संरक्षण होता है। हम ये जो शुगर और डेयरी में 100% सर्कुलर इकोनॉमी ला रहे हैं, उसमें ढेर सारे डीएपी का विकल्प का खाद बनने वाला है और डीएपी से सस्ता देसी खाद जो डीएपी से ज्यादा गुणवत्ता आपके खेत को दे पाए, ऐसा खाद उत्पाद होने लगा। ढेरों जगह पे इस प्रकार की कोऑपरेटिव्स लगने वाली है। मैं देश के किसान को इस महासम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि डीएपी छोड़कर आने वाले दिनों में इस खाद को स्वीकारिए, अपनाइए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनाएंगे इसके विश्व भर का बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम करेगी। मित्रों, हमने सहकारिता मार्केट लिंकेज को गांव तक ले जाने के लिए
जितने राज्य के मार्केटिंग संघ है उसको भी मजबूत करने की योजना बनाई है। मित्रों, पांचवा इनिशिएटिव है नई सरकारी अर्थव्यवस्था जो सस्टेनेबल, रिसोर्स एफिशिएंट और सर्कुलर होगी। सहकारिता के हर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को हम लागू करना चाहते हैं। हमने डेयरी से शुरुआत की थी। हमारे डेयरी मंत्री बैठे हैं लल्लन सिंह जी, उनकी उपस्थिति में डिपार्टमेंट के सामने मैंने सर्कुलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था और मुझे बहुत आनंद है कि डेयरी मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी के इस मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम मोदी जी के मिशन अन्नदाता से ऊर्जादाता उसको भी आगे बढ़ाने चाहते हैं। गोमय सहकारी समिति लिमिटेड जो आज से शुरू हुई, वो पशु आहार, पशु स्वास्थ्य, कृत्रिम गर्भधान, गोबर प्रबंधन और जैविक उर्वरक के और नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन के लिए पूरी डेयरी के चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से कोऑपरेटिव डेयरी की नेट बनाना चाहते हैं। मैं आज सभी राज्यों के डेयरी फेडरेशन को विनती करना चाहता हूं कि अगले 2 साल में हमें दूध देने वाले किसानों की संख्या को कम से कम 35% तक बढ़ाने का आप लक्ष्य रखिए। इसका मतलब है 35% गांवों में ज्यादा हमने पैक्स बनाने पड़ेंगे, प्राथमिक डेयरी बनानी पड़ेगी और गांव में कोई भी किसान डेयरी में दूध नहीं देता हो, इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। सहकारी चीनी क्षेत्र में भी चीनी सिरे से इथेनॉल, बगास, ऊर्जा, प्रेस मड, जैविक खाद और सल्फर बनाने तक की पूरी व्यवस्था का प्रयोग हम पूरा कर चुके हैं। ये प्रयोग सफल है और आज मैं ये बात को भी आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दी है। क्लस्टर बेस्ड कोऑपरेटिव के माध्यम से हर डेयरी को अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मगर गन्ने का अंतिम उपयोग तक की व्यवस्था वो करेगी और मुनाफा चीनी मिलों को वापस भी देगी। हमने गन्ने के अधिक मूल्य भुगतान पर कर राहत दिलाई है, पुराने कर विवादों का समाधान किया है और सिर्फ गन्ने के क्षेत्र में 46,000 करोड़ रुपए का किसानों का इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। और ये सारी चीजें जब आगे बढ़ेगी तो उसके मशीनरी के उत्पादन के लिए हमने नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव का पुनरुद्धार शुरू किया है, जो डेयरी के भी मशीन बनाएगी, प्राथमिक डेयरी के भी मशीन बनाएगी, गैस बनाने का मशीनरी और खाद बनाने का मशीनरी भी इससे प्राप्त होगा और आगे भी बढ़ेंगे। भारत टैक्सी भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। मित्रों, भारत टैक्सी आने वाले 2 साल में भारत के 500 से ज्यादा शहरों में और हर एक राज्य में उपलब्ध होगी, जो हमारे सारथियों को शोषण से मुक्त करा देगी। लगभग 20% कृषि ऋण, 35% उर्वरक वितरण और 21% चीनी का उत्पादन और 35% दुग्ध उत्पादन आज कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, भारत टैक्सी की ही तर्ज पर यूटिलिटी एग्रीगेटर कोऑपरेटिव को हम आगे आने वाले दिनों में विकास करने वाले हैं और दोनों प्रकार के इंश्योरेंस इफको टोक्यो के प्रयोग को सफल करते हुए हम एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी भी बनाने जा रहे हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव को बहुत आगे बढ़ाएगी। मित्रों, ये 5 साल एक प्रकार से इसका पल पल, दिन दिन, हर महीना, हर साल कोऑपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर को सैन बढ़ाने में हमारे मंत्रालय ने सभी को साथ लेते हुए बहुत परिश्रम किया है। इस मंच से मैं मंत्रालय के सचिव से लेकर सभी कर्मचारी और मेरे दोनों एमओएस, सभी राज्य सरकार और सभी सहयोगी भारत सरकार के मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, मैं फिर से एक बार सभी पशुपालकों को, सभी किसानों को
सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को और विशेषकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार अब नहीं हो सकता। हम सबसे इक्वल होकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत को समृद्ध बनाने की योजना में शामिल होंगे और गौरव के साथ इस क्षेत्र का पूरा मुनाफा जिसका अधिकार है वो किसान और पशुपालक को पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी का आज इतने बड़े सम्मेलन में उपस्थित होकर हर गांव तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आप आए हैं। आप सभी का सहकारिता मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।